ये आज मैं वीडियो की शुरुआत अपने इन 3 चीज़ों से करता हूँ। ये एक ब्लूटूथ माइक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रेज़र है, ट्रिमर है, और ये आपका एक मॉस्किटो किलर है। ये इन तीनों के अंदर कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द कॉमन फीचर अमंग दीज 3 आइटम्स? कोई ऐसी बात जो तीनों के अंदर कॉमन हो, सोचिए। आप लोगों ने सोच लिया होगा, और वैसे नहीं सोच पाए हो तो मैं बताता हूँ। इन तीनों के अंदर जो कॉमन फीचर है वो इनके अंदर पाई जाने वाली बैटरी। देखिए ये ब्लूटूथ माइक है। हेलो, कोरोना 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 भाग जाओ तुम तो कोरोना। तो ये हमारा एक ब्लूटूथ माइक है और इसको चलाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होती है। सेकेंड वन, ट्रिमर। अगेन यू कैन फील द साउंड, यू कैन हियर द साउंड, और जो इसके अंदर की बैटरी है उसकी वजह से है। एंड थर्ड वन इज़ मॉस्किटो। तो देर आर नो मॉस्किटो अराउंड मी, अदरवाइज़ आप देखिए यहाँ पर एक लाइट जल रही है। तो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको दिखाई, और इसका मकसद क्या है दोस्तों? मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, और उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th के लिए है और मैं पूरा चैप्टर आपके लिए समरी फॉर्म में लेके आता हूँ। मेरे वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जो एकेडमिक लेवल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं धीमे 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 यूट्यूब पे काम करूँगा। और पहले मेरी ज़रूरत रहती है कि जो बच्चे एकेडमिक लेवल को प्रिपेयर पहले करना चाहते हैं, ये मेरे वीडियो उनके लिए है। मैं अधकचरा खेल नहीं खेलना चाहता हूँ कि नीट भी हो जाए और IIT मेंस भी हो जाए, वो भी आएगा। उसको करने के लिए आपको ये पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैंने बैटरी का जिक्र इसीलिए किया था क्योंकि बैटरी अगर है तो उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ती है, बैटरी वगैरह से रिलेटेड डिस्कशन हमको करना होता है। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद रिडॉक्स चेंजेस को लेकर ये डिस्कशन करता है। तो इसका मतलब है कि जो रिडॉक्स वाला हमारा टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कमांड करना है, बड़ी सी इमारत खड़ी करनी है, तो पहले आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करनी होगी, और ये फाउंडेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स इज अ कंबाइंड टर्म फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ताल्लुक रखता है। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हर तरह के, दुनिया के हर तरह के सेल, हर तरह की बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। चाहे वो वोल्टेइक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, आपका लैक्लांसे सेल हो, आपका जो है ड्राई सेल हो, मरकरी सेल हो, सभी तरह के सेल का डिस्कशन इस चैप्टर में होता है। करंट का खेल, इलेक्ट्रिसिटी का खेल, इस तरह के सारे खेल की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो उसके लिए जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए आपके घर में इन्वर्टर्स भी होंगे, वहाँ पर भी आप बैटरी यूज़ करते हो। मैंने आपको अभी कुछ डिवाइसेस दिखाए। आपका मोबाइल, जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मोबाइल से बनाता हूँ, उसके अंदर भी बैटरी होती है। तो जिस तरह की चीज़ें हम लोग अपने आसपास यूज़ करते हैं उसके अंदर बैटरीज होती हैं, और उसके अंदर हम सेल यूज़ करते हैं। टॉयज़ होते हैं, उनके अंदर हम बैटरी और सेल यूज़ करते हैं। उससे रिलेटेड सारा खेल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांट दें। इस चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो पहला आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो रिलेटेड है डेनियल सेल। देखिए बुक के हिसाब से आप चलोगे तो कर चुके आप काम। आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलिए आप।
3 पार्ट्स। एक आपका पार्ट जो हो गया वो आपका डेनियल सेल पे बेस्ड है, और दूसरा आपका जो बेस्ड है वो कंडक्टेंस मतलब करंट के फ्लो से रिलेटेड बात आपको इसमें की जाएगी। और तीसरे नंबर पर आप डिफरेंट टाइप की बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डेनियल सेल, कंडक्टेंस और बैटरीज। तो हम एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेनियल सेल। ठीक है, मैं डेनियल सेल के बारे में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, डेनियल सेल को बताने के पहले एक बात बतानी ज़रूरी है कि जो सेल है वो कितने तरह की होती है। देखिए, सेल इज सिंपली द डिवाइस विच कैन यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। जो भी किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारे सेल होते हैं वो हम 2 कैटेगरी में बांट लें। एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं इनके हम कुछ नाम और भी जान लें। गैल्वेनिक सेल आफ्टर द नेम ऑफ गैल्वनी, और वोल्टेइक सेल आफ्टर द नेम ऑफ वोल्टा। ये 2 साइंटिस्ट हैं, गैल्वनी और वोल्टा, जिन्होंने शुरुआती सेल बनाए थे, तो उनके नाम के साथ इसको जोड़ा गया है, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा है, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप बोलिए द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी का मतलब होता है कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में उसकी वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट। तो अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसमें हमको एक बर्तन में, एक वेसल में, एक पॉट में हमको रिएक्शन करानी होती है, और उस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी बचती है, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरे नंबर पे हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, उल्टा काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। देखिए, अगर कभी भी कोई चैप्टर आप बहुत कठिन तरीके से पढ़ेंगे तो वो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। साइंस बनी किस लिए है, चीज़ों को सरल करने के लिए। और अगर हम साइंस पढ़ें और चीज़ें हमें कठिन लगती रहें तो फिर एक बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो हमें चीज़ों को कठिन नहीं रखना है, सरल रखना है। जैसे मैंने कहा सेल कितने तरीके के हैं, बोला 2 तरीके के। पहले बोला सेल होता क्या है, बोला सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको सेल बैटरी, आप देख सकते हो कि ढेरों सेल बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं। बोला कितने तरह के होते हैं, बोला 2 तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, बोला जो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। बोला केमिकल एनर्जी क्या होती है, बोला केमिकल एनर्जी का मतलब है कोई रिएक्शन आप कराइए और उस रिएक्शन में जो उसकी वजह से जो एनर्जी बने वो केमिकल एनर्जी है। बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट में एनर्जी होती है। कभी करंट अगर लगा, कभी गलती से तार छू गया तो ये क्या है, ये आपको महसूस किया, आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने महसूस किया। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन घूमता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका एसी चलता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका कूलर चलता है। सभी खेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए होते हैं। तो केमिकल एनर्जी से यानी कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी ऑब्टेन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो आगे के हिस्से में आएगा लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सत्य ही शिव है, जो सरल है वो सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। याद रखिएगा, जो सत्य है वो सत्य क्या होगा, सत्य हमेशा बहुत सरल होता है, एक सरल बात है वो सत्य है, और वही शिव है। अब हम डेनियल सेल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और डेनियल सेल ऑब्वियस है कि देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डेनियल, और ये देखिए 2 हाफ सेल से मिलकर बनता है। ये देखिए, ये 2 बीकर हैं, एक में डेनियल महोदय ने जिंक को यूज़ किया, जिंक की प्लेट को, और एक में सीयू को यूज़ किया। जिसमें उन्होंने जिंक को यूज़ किया था उसके अंदर उन्होंने जिंक सल्फेट एक्वस यानी पानी में जिंक सल्फेट को डिज़ोल्व करके उसका सलूशन लिया, और जहाँ पर कॉपर था वहाँ पर उन्होंने CuSO4 एक्वस लिया। इन प्लेट्स को उन्होंने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, और बीच में उन्होंने लगा दिया वोल्ट मीटर। आपने देखा होगा वोल्टेज स्टेबलाइज़र वगैरह में आपने देखा होगा कि V लिखा होता है, और वो वोल्टेज के लिए होता है, और वहाँ पर एक ऐसे निडल ऐसी लगी होती है, वो डिफ्लेक्शन करती है, उससे हम वोल्टेज की रीडिंग निकाल सकते हैं। ये वोल्ट मीटर लग गया यहाँ पे बीच में। जिंक तो ZnSO4, Cu तो CuSO4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए ये ग्लास के बने हुए एक ट्यूब है, U ट्यूब है, उल्टी हुई, ऐसे नीचे से ये खुली हुई है, नीचे ये साइड जो है ये खुले हुए हैं। यहाँ पर कॉटन को लगा दिया जाता है, यहाँ पर रुई को लगा दिया जाता है, कॉटन को लगा दिया जाता है। कॉटन इसलिए लगाई जाती है ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो इसके अंदर ना गिरे और सर्किट में इंटरनल कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या करना है कि ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्यों लिया जाता है? इन दोनों सर्किट के बीच में इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम ये डिवाइस को यूज़ करेंगे तो वैसे हम पाते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जिंक के प्लेट से चलना शुरू होता है और कॉपर के प्लेट में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक का देखिए हिस्सा आपका ये डूबा हुआ है, ये हिस्सा देखिए डूबा हुआ है, ये यहाँ सोल्यूशन के अंदर ये प्लेट डूबी हुई है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर KNO3 इन जेल फॉर्म लिया जाता है और उसके लिए अगर सॉल्यूशन में इसको लिया जाता है। ये ऐसा मटेरियल है जो प्लांट ओरिजिन से, प्लांट्स वगैरह से निकाला जाता है। और ये जैसे आप देखते हो चटनी खाते हो टिक्की विक्की खाने के लिए, तो उसमें गाढ़ापन होता है, एक वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी गाढ़ी सी होती है चटनी, तो उसमें वो जेल फॉर्म बनाने के लिए अगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर का मतलब होता है कि जिसके अंदर वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये इसके अंदर भरा हुआ है और नीचे साइड में कॉटन को लगा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और वो इस वाली प्लेट में पहुँचते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है उस टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर वो जेल फॉर्म में, जैसे टूथपेस्ट होता है आपका, उस फॉर्म में ये भरा होता है। उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होता है और वो आयंस की फॉर्म में होता है। इसका काम है कि दोनों सर्किट के बीच में एक तो इंटरनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए और दूसरा न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए। अगर हम सॉल्ट ब्रिज को नहीं लगाएंगे तो ये करंट का फ्लो नहीं होगा। अब अगली जो चीज़ है हमारे पास में, दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक हमारी होती है सेल रिएक्शंस और हाफ सेल रिएक्शंस। तो जो हाफ सेल रिएक्शन होती है वो हम देखते हैं पहले एनोड में क्या होती है। तो एनोड में हमेशा होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन।
और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनोड है जिंक का है, तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। आपको याद रखना है कि जो जिंक है, जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन्स में वो टूटेगा। ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। और उसके बाद हम आते हैं कैथोड पर। तो जब कैथोड पर आते हैं तो कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। यानी होगा ये कि जो इसके सॉल्यूशन के अंदर के जो कॉपर आयन, देखिए कॉपर सल्फेट है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉपर आयन भी होगा पानी में और सल्फेट आयन भी होगा। तो कॉपर आयन यहाँ से प्लेट में पहुँचने लगती है, जबकि यहाँ पर जिंक से जिंक आयन सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। कॉपर आयन प्लेट में आने लगते हैं और जिंक प्लेट घुल घुल के इसमें जिंक आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आने लगती है। एट कैथोड रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ये 2 रिएक्शन हुई, इनको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। और ये जो टर्मिनल होते हैं इनको बोलते हैं हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं 2 होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाती है सेल रिएक्शन। दोनों को ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमें इक्वेशन मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए तो ZnCO2+ इक्वल टू, और रिवर्सिबल लगा दीजिए क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी शो करती है। तो ये हमारी हो गई सेल रिएक्शन। फिर से तेजी से देख लीजिए, डेनियल सेल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स, हाफ सेल बोलते हैं। और हाफ सेल को हम एक नाम और देते हैं, वो है इलेक्ट्रोड। देखिए हम या तो बोले हाफ सेल और या हम बोले इलेक्ट्रोड। तो व्हाट इज डेनियल सेल? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स और 2 इलेक्ट्रोड्स। वन इज एनोड, वन इज कैथोड। लेफ्ट पे जो रखा होगा वो एनोड होगा, राइट पे जो रखा होगा वो कैथोड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन गिवन बाय IUPAC. IUPAC is not only a naming authority. IUPAC is international organization of chemistry which decides various rules, regulations, conventions, symbols, etc. on international level. IUPAC is international union. तो उसी ने ये बनाया कि लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड। जो आप डायग्राम बनाओगे तो जो लेफ्ट में दिखेगा वो एनोड दिखेगा और जो राइट में दिखेगा वो कैथोड दिखेगा। ये आपका हाफ सेल हो गया या फिर आपका वो इलेक्ट्रोड हो गया। ये जिंक हो गया, जिंक आयन हो गया, कॉपर आयन हो गया, कॉपर हो गया। ये दोनों से रिएक्शन को रोक दिया हमने। एक ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और रिडक्शन जो होगा वो आपका कैथोड पर होगा। ये बीच में इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड जेल फॉर्म में लिया जाता है। ये इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। जो ये वाली प्लेट है एनोड वाली, वो घुलने लगेगी, डिजॉल्व होने लगेगी। यानी जो शुरुआत में प्लेट का वजन होगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट मान लिया 1 घंटे के बाद 1 घंटे सेल हमने यूज़ किया एंड आफ्टर 1 आवर हमने इसको वे किया तो पाया कि वेट इसका कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर से आयन निकल के सोल्यूशन में पहुंचने लगेंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा कि जो ये कॉपर आयन है ये यहाँ से इसमें आने लगेंगे, तो यानी ये वाली प्लेट तगड़ी होने लगेगी। शुरुआत में जो इसका वेट होगा, बाद में इसका वेट हम जब निकालेंगे तो हमको बढ़ा हुआ वेट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो ये आपकी करंट बन रही है। यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है और रिडक्शन कैथोड पर हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अगर हम इस वोल्ट मीटर को लगाकर एक इतू सा छोटा सा एक सेल लगा दें जो टॉर्च वगैरह में लगा होता है तो ये ग्लो करने लगेगा। और इस सेल का जो EMF होता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो होता है 1.1 वोल्ट। यू आर वेल अवेयर ऑफ बैटरी सेल्स, ऑफ टॉर्च सेल्स। वो आपका 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। ये उससे भी छोटा है, 1.1 वोल्ट है, बट इट इज़ कैपेबल टू ग्लो अ बल्ब। यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे तो उससे वो चमकने लगेगा। इसका आप बहुत तेज़ी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। तो एक जो मनोरंजक बात है कि इंटरटेनिंग जो पॉइंट है वो बड़ा मज़ेदार है
और वो है ओए सीआर। ओए सीआर, ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड। It means in each and every cell oxidation always takes place at anode. C cathode, R reduction. The convention is absolutely perfect for each and every cell. आप फिजिक्स में पढ़ें या आप केमिस्ट्री में पढ़ें, in both the cases you will get the same convention. Although a few conventions are different from physics and chemistry, but for oxidation reduction both convention are similar. Physics हो चाहे chemistry हो, OACR is always valid. Oxidation एनोड पर और कैथोड पर रिडक्शन it is truth. ये बिल्कुल सीधी सी बात है। तो एक चीज़ हमारे सामने ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमने अभी आपको दो सेल रिएक्शन दिखाई थी, एक कैथोड और एनोड में। तो ये जो हमारा इसका जो सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ डेनियल सेल, जो सिंबल इसका होता है उसको आप देखिए ध्यान से, Zn2 प्लस एक्वस डबल डंडी Cu2 प्लस एक्वस एंड Cu, ऐसे सेल को लिखा जाता है। लेफ्ट पे हमेशा एनोड को लिखा जाता है और राइट पे कैथोड को लिखा जाता है। लेफ्ट पे एनोड को और राइट पे कैथोड को। अपने मन से बनाइए इस कन्वेंशन, LRAC। लेफ्ट पर हमेशा एनोड, राइट पर हमेशा कैथोड। ये एनोड हो गया, इसके बाद ये सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर भरा था मेन, और फिर ये कॉपर आयन हो गया। और ये जो डबल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। अभी कोई पूछे कि भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एक टर्मिनल आपका एनोड है, एक टर्मिनल आपका कैथोड है। एनोड से हमेशा कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। जो रियल चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है। जैसे गर्मी होती है, गर्मी सच है और जो ठंड है वो झूठ है। अगर गर्मी किसी चीज़ में आ गई, हीट किसी चीज़ में आ गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो वो चीज़ गर्म हो गई, तो बोला गर्मी लग रही है। और अगर हीट किसी चीज़ से निकल गई तो बोला जाता है कि ठंड हो गई। तो हीट रियल चीज़ है, हीट आती जाती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रियल चीज़ है, आता जाता है, और पॉजिटिव चार्ज उसका इन्वर्स इफेक्ट है। अगर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दूसरा मतलब क्या हुआ कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसका आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। OACR हो गया, LRAC हो गया। ये सब टर्म्स को अच्छे से याद कर लीजिए। OACR, LRAC, यानी कि लेफ्ट में जो लिखा होगा वो फिक्स है कि वो एनोड होगा और राइट पे जो लिखा है वो कैथोड होगा। बात समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बड़े चैप्टर हैं, फुल चैप्टर डाल। देखो मेरा टारगेट क्या है, पहले फुल चैप्टर डाल दो, एक बार उसको आप अच्छे से पढ़ लो, आपका काम बन गया। और सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। करा करो भाई सब्सक्राइब, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, पूछा करो सवाल, जो भी डाउट आपको आता है वो पूछा करो। मेरा मकसद है
आपके काम को आसान करना। मेरा मकसद है उन बच्चों के लिए जो हमेशा बेचारे डांट खाते रहते हैं, जो ज़िंदगी को जीते हैं, जो ज़िंदगी में और भी काम करते हैं, सिंगिंग का शौक़ है, म्यूज़िक कुछ बजाना चाहते हैं और नंबर बेचारे नहीं ला पाते। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, है ना। IIT में, नीट में बहुत लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये मेरे वीडियो फ़िलहाल जो मैं बना रहा हूँ, मकसद क्या है, उन बच्चों के लिए जो ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। मैं उनके साथ हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका साथी हूँ। आप इस चीज़ को शेयर करिए, लोगों को बताइए, पढ़िए, मज़ा आएगी। कठिन लगे फिर बताइए, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अब देखिए अगली जो चीज़ है हमारे पास में, वो 2 बातें हमको समझनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं E से। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड सॉल्यूशन। प्लेट, मेटल प्लेट, सॉल्यूशन जिसमें वो डिप किया गया है। जैसे मान लीजिए ये है और इसके अंदर जिंक की प्लेट है और इसके अंदर ZnSO4 एक्वस है, मतलब उसके अंदर जिंक आयन है। तो प्लेट और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ताकत, स्टैमिना, एबिलिटी टू डू समथिंग। तो पोटेंशियल का मतलब ताकत होती है। और पोटेंशियल जो हमने बताया कि 2 हाफ सेल से मिलता है डेनियल सेल, तो एक सेल की दोनों में कंपैरेटिवली एक की ताकत होगी इलेक्ट्रॉन देने की, यानी एक की इलेक्ट्रॉन देने की ताकत ज़्यादा होगी तो दूसरे की इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा होगी। तो ये 2 डिफरेंट पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। तो प्लेट और सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और जो दूसरा टर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोला भैया ये क्या होता है? बोला ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा होता है, इसको पहली बात तो डिनोट करते हैं E नॉट से। इट इज E मतलब इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर फॉलोइंग स्टैंडर्ड कंडीशंस। नंबर 1, 25 डिग्री C टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। दूसरा 1 m कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन भरा, जैसे जिंक सल्फेट भरा है तो उसको 1 m लेना पड़ेगा। 1 m का मतलब हुआ 1 मोल पर लीटर। अगर हमने ये 2 कंडीशन अप्लाई कर दी तो वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लीजिए और 1 m 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन लीजिए सोल्यूशन का, तो वो हमारा बन गया। अब जो प्लेट और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वेरिएबल चीज़ है, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कांस्टेंट है। It is clear from this discussion that electrode potential mainly depend on 2 factor, temperature and number 2 concentration of solution। तो इसीलिए उसको फिक्स कर दो आप, 25 डिग्री इसको फिक्स कर दो, 1 m इसको फिक्स कर दो, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो फिक्स वैल्यू निकलेगी। तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले जा करो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बड़ा चैप्टर है, जल्दी भी करना चाहता हूँ, बड़ा वीडियो बनता है, दिक्कत होती है उसमें। अच्छा, अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड वाला, मतलब E नॉट, तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
इसको हम लिखेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन और इसको हम लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन। जैसे मान लीजिए हम जिंक की बात करें तो हम अगर ये इक्वेशन हम देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो वैल्यू निकलेगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की निकलेगी। हमने कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक यानी ई नॉट Zn, लिखने का ढंग देखिए, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, जिंक से Zn2 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जब निकाली जाती है तो इतने वोल्ट होती है, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दीजिए आप इस रिएक्शन को। अब देखिए ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसमें ये वाली जो रिएक्शन हमारी आई तो इसमें हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn। उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे हम उसको, और ये जो वैल्यू हमारी होती है ये वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट। देखिए ये जो टर्म है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से देख के समझ में आता है। जैसे लिखा है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, तो 0 से +2 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रही है। और आई लिंक में जाके, आई बटन जाके आप प्रेस करके आप देखिए तो आपको उसके अंदर इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि उसको पढ़ना जरूरी है, बेस में वही चैप्टर बैठा हुआ है। तो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn अगर ये लिखा है तो ये रिडक्शन की फॉर्म में है। और आप देखिए इन दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन। आप समझ सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है और एक साइन में डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन हमको ई नॉट रिडक्शन को ही लेना चाहिए। हम जहाँ जहाँ पे लेके चलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमेशा वो हम ई नॉट रिडक्शन लेके चलेंगे। तो यानी कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिंक की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है, बिना स्क्रीनशॉट लिए काम नहीं चलेगा। देखिए ध्यान से आप इसको भी, है ना। अच्छा अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं कि ये वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। इन वैल्यू को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE शी हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बर्तन, इसके अंदर एक इस तरह का एक ट्यूब है लगी हुई, इसमें प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम की प्लेट है, ये प्लेटिनम की प्लेट है और ये प्लेटिनम का वायर है। ठीक है, इसके अंदर 1 mHCl हमने ले लिया और इसका टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। इसके अंदर से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और प्रेशर रखेंगे 1 atm। 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस इसमें जब पास करेंगे तो ये ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर पूरे के अंदर भर जाएगी हाइड्रोजन गैस। और जो ये आपने प्लेटिनम लिया हुआ है तो प्लेटिनम हाइड्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका असर ये होगा कि ये आपका एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ये आपका एक हाफ सेल बन जाएगा। इट मे बी कैथोड और एनोड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर मेटल। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसको आप समझ लीजिए कि ये एक आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, माने इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी और सेल को उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए।
अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते कैसे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये मैंने एक सेल ले लिया, ये एक डेनियल सेल है जिंक और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन का। ये जो चीज़ बनी हुई है वो ये है, और ये आपको पता है कि जिंक जिसके अंदर ये कहानी ऐसी कुछ है। ये देखिए जिंक की प्लेट है और ये आपका यही वाला डिज़ाइन है, ये वाले डिज़ाइन है। बहुत टाइम लगता है डायग्राम बनाने में। देखिए ये इस तरीके से है, ये प्लेट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, तो ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको एक तरफ जिंक का है और एक तरफ आपका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आपको हल्का से एक इशारा दे दिया। डायग्राम ज़्यादातर एग्जाम में बनाने को नहीं आती है। अभी ये मैंने सेल ले लिया, तो इसमें जो लेफ्ट पे रखा होगा मैंने बताया था ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू, ये रट लीजिए अब इसको, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है ना। तो राइट वाला टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है, लेफ्ट वाला जो होता है वो एनोड होता है। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया। ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो जो वोल्ट मीटर लगता है, अभी मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था, उसको आप जाके देखिए। तो उसमें एक ऐसे करके यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ था। जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो आपको मिल जाएगी, वो यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगी 0.76। फिर ई नॉट राइट आपका कौन सा है, राइट आपका जो है वो कैथोड है, उसकी वैल्यू 0 होगी। ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो ई नॉट होता है उसको 0 मान लिया गया। इट इज एज्यूम्ड, इसको एक रेफरेंस वैल्यू ले ली गई। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया गया। तो अब आपने क्या किया, ये वाली रीडिंग आपको कहाँ से मिल गई, ये रीडिंग आपको मिलेगी फ्रॉम वोल्ट मीटर। यहाँ पे वैल्यू हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब बचा क्या हमारा, तो बचा हमारा ये हमारा बचा ये। तो हमारा ये वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है ना। इसका आप एक बार और भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए अब मैं आपको डिटेल्ड इसको समझा देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट सी यू प्लस 2 ऑब्लिक सी यू। देखिए ये रिडक्शन की फॉर्म में है, तो ये आपका हो गया ई नॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड का, ये ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको एक डेनियल सेल बनाना पड़ेगा। डेनियल सेल हम बनाएंगे तो डेनियल सेल में एक एनोड का काम करेगा और एक कैथोड का काम करेगा। जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो टर्मिनल कहलाएगा एनोड, और जिस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसको हम कहेंगे कैथोड। इस बात का पता हमको तब चलेगा जब हम लैब में जाएंगे और लैब में जाके इस बात को पता करेंगे कि कौन एनोड है और कौन हमारा कैथोड है। तो जब हम लैब में जाएंगे और वर्किंग करेंगे तो पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। ये हमको एक सेल बनाना पड़ेगा, किसी का भी हमको वैल्यू निकालनी हो ई नॉट की, किसी भी इलेक्ट्रोड की, तो हमको एक चीज़ को कॉमन रखना पड़ेगा और वो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा एक सेल है विच इज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड
कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर की हमको वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने एक डेनियल सेल बना लिया। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको लेफ्ट पे इसलिए लिखा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं इसलिए ये एनोड हुआ, और यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ये कैथोड हुआ। ये टर्मिनल एनोड हुआ और ये टर्मिनल हमारा कैथोड हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारा ये फॉर्मूला बना ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो दोनों वैल्यू हमको रिडक्शन की फॉर्म में रखनी चाहिए। देखिए इसको मतलब हम ऐसे रखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट। अब कैथोड की जो वैल्यू है हमारी, तो इसमें कैथोड ये वाला टर्मिनल है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए भी हम रिडक्शन की फॉर्म में हमेशा रखना है हमको। देखिए रिडक्शन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना है हमको। ई नॉट सेल की वैल्यू ये हम कहाँ से लेंगे, वोल्टमीटर से लेंगे। ये वैल्यू हम वोल्टमीटर से लेंगे। चलिए ले लीजिए, ये वोल्टमीटर से वैल्यू 0.34 हो गई, 0.34 रख दी। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो इसकी वैल्यू को हमने ऐसे ही रख दिया। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू 0 होती है फिक्स। एक वैल्यू मिल गई वोल्टमीटर से, एक वैल्यू हो गई 0, टोटल वैल्यू है 3। देखिए 3 वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू आपको वोल्टमीटर से रीडिंग मिल जाएगी, लैब जाना पड़ेगा, वो रीडिंग मिल जाएगी। इन दोनों में से एक कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसे होगी। ये वैल्यू हमारी आ गई प्लस 0.34 वोल्ट। ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही करके सबकी वैल्यू निकाली जाती है। जब सबकी वैल्यू निकाली जाती है तो एक बात वहाँ पर सामने आती है कि इलेक्ट्रोड्स की डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी वैल्यू या तो ज़्यादा होती है, मतलब प्लस में होती है, और या वैल्यू माइनस में होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया। तो हमको जो है 2 तरह के इलेक्ट्रोड नज़र आते हैं, और एक इलेक्ट्रोड वो नज़र आते हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू जो ली जाती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होती है। सभी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होती हैं। तो होता ये है कि 0 तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो टर्मिनल कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। नेगेटिव में उन्हीं की वैल्यू आती है जिनका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा होती है, और फिर वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी टेंडेंसी कम होती है। तो जिनकी टेंडेंसी कम होती है, पॉजिटिव वाले होते हैं, वो पहले मैं आपको याद करा देता हूँ। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ चापा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ CHAPA। C से हो गया कॉपर, H से हो गया Hg, A से हो गया Ag, P से हो गया Pt, और A से हो गया Au। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये वो मेटल्स हैं। These have पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन। ये वो मेटल्स हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर में, यानी इन मेटल के बारे में एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, these metals have metallic character less than हाइड्रोजन। मज़ेदार। इन जनरल हम क्या समझते हैं कि हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, और होता भी है नॉन मेटल, गैस की फॉर्म में है। लेकिन मेटल हो या नॉन मेटल हो, आज मॉडर्न केमिस्ट्री में मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टर्म यूज़ किए जाते हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होता है और हर एक मेटल एलिमेंट के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। आज की डेट में मेटल और नॉन मेटल तब डिसाइड होते हैं जब 2 एलिमेंट के बीच में कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस होता है। उसमें एक होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, दूसरा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा।
बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि केमिस्ट्री एक ऐसा व्यापार है, एलिमेंट्स के बीच में होने वाला व्यापार है। मतलब ऐसा व्यापार है, ऐसा ट्रांजेक्शन है, ऐसा आपका ऐसा ट्रांजेक्शन है, ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यापारी जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। और उनके बीच में खेल किस चीज़ का होता है, लेन देन किस चीज़ का होता है, ना तो रुपया है ना डॉलर है, करेंसी के तौर पर उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लेन देन के व्यापार को ही बोलते हैं केमिस्ट्री। तो दीज मेटल्स हैव मेटेलिक करेक्टर लेस देन हाइड्रोजन, ठीक है। दीज हैव पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन, इनका सबका ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा उनमें मेटेलिक करेक्टर होता है, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो, मैं एक आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। जैसे आप देखिए ई नॉट Li प्लस ऑब्लिक Li, ये वैल्यू होती है -3.05। ये सबसे कम, सबसे छोटी इतने वोल्ट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेटल है वो लिथियम है, और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम देखें कि सबसे वीक कौन सा होता है, तो वो गोल्ड होता है। गोल्ड का जो वैल्यू होती है वो +1.40। ये मैंने जो डेटा ले रहा हूँ बेस्ड ऑन वैल्यूज़ गिवन इन NCERT बुक्स, ये -3.05 वोल्ट है और ये +1.40 वोल्ट है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी मोर नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बड़ा आसान है, इन वैल्यूज़ की मदद से, जो ये वैल्यूज़ हैं इनकी मदद से, और इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी दी गई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। इलेक्ट्रोकेमिकल हमको सीरीज़ दी गई है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसके अंदर ये लिस्टिंग होती है। अगर जिसकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो मोर नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। ये आपकी इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ज़रिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से जल्दी से ज़रा बात समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी ई नॉट की वैल्यू 0 मान ली गई है। फिर उसके बेसिस पर बाकी और जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल्स के होते हैं उनकी वैल्यूज़ को निकाला गया। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिली, कुछ वैल्यू नेगेटिव मिली, बहुत थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव मिली, जिनमें 5 जो मेन है हमने आपको लिख दिया। ये चापा, हाइड्रोजन चापा, हाइड्रोजन के नीचे चापा, हाइड्रोजन से ये कम मेटेलिक करेक्टर शो करती हैं। इन 5 मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक करेक्टर शो करता है हाइड्रोजन, और जो जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती हैं वो सब मेटेलिक करेक्टर में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। दीज हैव पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन। इनके अलावा जो मेटल होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। टॉप पे जो मेटल होता है वो लिथियम होता है -3.05 वोल्ट, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है वो गोल्ड होता है। यानी इसमें सारा जो खेल है डेनियल सेल से रिलेटेड, जो ज़्यादातर पूरा हमारा खेल है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन वन पॉइंट एंड विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो अब मैं आपको वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताने जा रहा हूँ। एक लंबी सी आपको एक सीरीज़ दी होगी, उसको आप याद भी कर सकते हो, याद करने का भी जुगाड़ होता है। मैं अलग से छोटे छोटे वीडियो टॉपिक वाइज अलग से बनाऊंगा, मुझे इसमें पूरा चैप्टर घेरना है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है इसमें क्या होता है कि वेरियस electrodes are arranged in increasing order of E naught reduction.
इसका अगर एक पार्ट आप याद करना चाहो तो ये ऊपर से नीचे बनाना है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, LIKBA हो गया लिकबा, लिकबा। सर का नामक, अल मंजन कर, इतना याद करिए। लीकबा, 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 LIKBA, ये सबसे ऊपर रखा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, उसके बाद पोटेशियम है। लीकबा, सर का नामग, अल मंजन कर, अल मन मैग्नीज, जिंक क्रोमियम। फिसिड्डी, 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 कोनी, कोनी, सनपब, सनपब, फिर हाइड्रोजन और फिर चापा। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा नहीं होता है कि केमिस्ट्री का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि हम इन चीज़ों के बेसिस पर ही केमिस्ट्री को पूरा तैयार करें। केमिस्ट्री और उससे बड़ी चीज़ होती है, ये नेचर को एक्सप्लोर करती है। लेकिन हम जब एकेडमिक लेवल और कंपटीशन लेवल में आते हैं तो हमको इस तरह की कुछ सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन सीरीज़ को याद कर लेते हैं हमारे लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक मेरी कोशिश रहती है टॉपिक्स में, इससे आप ये सीरीज़ याद कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ करके भी आप लोग पढ़ते हो। एक्चुअल में ये सीरीज़ इससे बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स भी होते हैं। लेकिन हमने एक ये पार्ट याद किया, इसका मकसद एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। दूसरा निशाना कहाँ होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो हम इसको इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। आप देखिए कि हम इससे बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सीरीज़ के बारे में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर को हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हमारा डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। चार बातें तो आपको ये ध्यान रखनी है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एक्चुअली मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये तो एक बात तो आप ये याद कर लीजिए। दूसरा ये है कि अबव प्लेस्ड मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल्स। जरा देखिए कैसे। अब मान लीजिए हमारे पास लिखा है Zn प्लस CuSO4। अब हम सीरीज़ के बारे में सोचें। अभी मैंने आपको बताया था, इतना तो आप समझ ही गए हो कि कॉपर नीचे है और जिंक ऑब्वियस है कि ऊपर है, क्योंकि नीचे हाइड्रोजन के नीचे मैंने 5 आपको बताया चापा, और बाकी सब ऊपर होंगे तो हाइड्रोजन उसके ऊपर होगा। तो अगर हमको देखना है कि जिंक है और कॉपर है तो जिंक ऊपर है,
अबव प्लेस्ड मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल। ऊपर रखा हुआ जो मेटल है वो नीचे रखे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम ये रिएक्शन देखें तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ZnSO4 बनाएंगे और Cu बनाएंगे। तो ये रिएक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बेसिस पर। अब मान लो कि ऐसे रिएक्शन होती Cu प्लस ZnSO4। अब हम इसमें ये रिएक्शन लिखते, लेकिन हमें मालूम था कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। क्यों? बिकॉज जिंक कॉपर इज प्लेस्ड बिलो जिंक, जिंक से नीचे है कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया। इसी तरीके से जैसे आप ये वाली रिएक्शन ले सकते हो, जैसे Zn प्लस H2SO4 है। अब आप जिंक और हाइड्रोजन में देखिए, जिंक और हाइड्रोजन में जिंक ऊपर है, अब प्लेस ऊपर प्लेस वाला डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। और आपने चौथे नंबर पे जैसे लिया, मान लिया ये होता हमारा, ये लिखा होता कि Cu प्लस H2SO4 इज नॉट इक्वल टू CuSO4 प्लस H2। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी ऊपर जो रखा है वो ज़्यादा मेटेलिक है, ताकतवर मेटल कमज़ोर मेटल को उसकी जगह से निकाल सकता है, उसकी जगह ले सकता है। जैसे दुनिया में होता है, जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है, वो अपने से कमज़ोर को उसके घर से निकाल के बाहर फेंक सकता है। इन द सेम मैनर जो स्ट्रांग मेटल, और स्ट्रांग मेटल का मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एक और मैं पॉइंट इसमें लिख देता हूँ। देखिए बुक में तो 10-15 पॉइंट लिखे हुए हैं, बुक वालों को क्या पड़ी हुई है, उनको क्या जाता है, उनको तो बुक को मोटा करते चले जाना है, आपके लिए बोझ बढ़ाते जाना है। और मेरा मकसद क्या है, आपके लिए बोझ घटाते जाना है। आप इसको पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, मैं क्वेश्चंस के भी वीडियो लाऊंगा, तो आप पहले इसको पढ़िए इस चैप्टर को। अब इसे वो एक टर्म होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब आप जानते हो, जैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक पतली सी लेयर चढ़ाना, जैसे सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड की लेयर चढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिलो प्लेस्ड मेटल कैन बी कोटेड। जो नीचे से कॉपर है, तो कॉपर की परत को हम जिंक के ऊपर रख सकते हैं। भाई ताकतवर मेटल है, ताकतवर मेटल के ऊपर कोई कमजोर मेटल को आप रख सकते हैं, वो उसको बियर कर सकता है। तो बिलो प्लेस्ड मेटल कैन बी कोटेड ओवर अबव प्लेस्ड मेटल्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश इसमें ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है नंस्ट इक्वेशन। इसमें हमको पता चलता है रिलेशन बिटवीन E एंड E नॉट। मैंने अभी आपको E के बारे में भी बताया और E नॉट के बारे में भी बताया। ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो नंस्ट इक्वेशन है इसका डेरिवेशन है नहीं हम लोग के सिलेबस में। E नॉट माइनस 2.303 RT/NF log QR, ये हमारा फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT/NF log बेस 10 QR। E आपको पता है, E होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R होता है गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T टेम्परेचर होता है केल्विन में। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, जो भी रेडॉक्स चेंज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए और लिए गए हैं। F होता है फैराडे कांस्टेंट और
एक फैराडे जो होता है वो 96487 कूलम के इक्वल होती है, जिसको कि हम लोग 96500 कूलम लेके चलते हैं। 96500 कूलम। ये जो फैराडे होता है, 1 फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम। उसको बोलते हैं, हम F से डिनोट करते हैं। और जो QR होता है वो होता है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट को ऐसे हम निकालते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन है। इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन E एंड E0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। E = E0 - 2.303 RT अपॉन NF log QR। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैस कांस्टेंट ये 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T टेम्परेचर है केल्विन में, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन इन, जो भी आपका रिडॉक्स चेंज है उससे रिलेटेड हो जाएगा आपका। और F होता है फैराडे कांस्टेंट। F जो होता है, एक फैराडे जो होता है वो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमको एक फैराडे की वैल्यू निकालनी है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 96500 कूलम की आएगी। दोस्तों होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चूंकि बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होने की वजह से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाता है, और उसको फैराडे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर फैराडे कांस्टेंट उसको नाम दिया गया। इसकी वैल्यू NCERT में जो वैल्यू दी गई है वो 965,487 दी गई है, और अगर हम इसको ज़्यादातर जगहों पर हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो देखिए ये तो हो गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल अक्सर इसी पे आता है, इस पे न्यूमेरिकल का खेल बनता है। अच्छा, अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे रहूँगा क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाता हूँ। ये हमारा पहला फेज़ चल रहा है, इसका फर्स्ट फेज़ जो है, क्योंकि ज़्यादा अगर बहुत बड़ा वीडियो जाएगा तो इसको आप समझ के चलना कि ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, और अगर लगेगा कि नहीं 2 घंटे तक के वीडियो में बन गया तो फिर मैं इसको ले लूँगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं चाहता हूँ। अब होता क्या है कि ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक में अगर हम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 25 + 273 यानी 298 केल्विन, तो अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसके अंदर एक खेल ये हो जाएगा कि 2.303 RT अपॉन F। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, 2.303 RT अपॉन F। अगर हम इस वैल्यू को रखें तो 2.303 × 8.314 × T हो गया हमारा 298, और फैराडे कांस्टेंट हो गया 96500। तो ये वैल्यू आती है 0.059 के करीब। हम इतनी लेके चलते हैं, आगे भी 1 लिखा होता है लेकिन इतनी लेके चलिए, इतना सफिशिएंट है। मैंने फिर आपको बात बताया, सरल करिए चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को टफ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत कठिन चीज़ों की। आप सरल के दम पे हर जगह क्वालिफाई होंगे। अब होता क्या है कि जब हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमारी की फॉर्म वो बन जाएगी E = E0 - 0.059 अपॉन N log QR बेस 10। तो बच्चों ज़्यादातर हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर हमको यूज़ करना है।
ये फॉर्मूला कब के लिए है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है। और न्यूमेरिकल करने में हमारे लिए, इसके लिए हमारे लिए काम आसान होता है। QR जो होता है वो रिएक्शन कोशिएंट होता है, उसको भी मैं भी आपको समझाता हूँ, और N का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आपका जो ये फॉर्म है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल फॉर्म। और ज़्यादातर हमको यही सिंपल फॉर्म यूज़ करनी है अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। तो एक चीज़ तो हमारी ये हो गई नर्न्स इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब ये हमको एक दो बातें और समझनी है। N की वैल्यू, मैं इस इक्वेशन को भी लिखा रहने देता हूँ सिंपल फॉर्म को। देखिए जैसे मैंने ये सेल बनाया, हमको ये ऐसे सवाल दिया गया, क्योंकि अक्सर इसी पे क्वेश्चन आता है। Zn है, Zn2+ है, Cu2+ है, Cu है, ये हमको 1m दिया गया है, ये हमको 1m दिया गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया है, कंडीशन सारी स्टैंडर्ड की बनाई गई हैं। ये इस पे हमको क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको मान लीजिए कि इसमें N की वैल्यू निकालनी है और QR की वैल्यू निकालनी है। N निकालना है और हमको QR निकालना है। तो पहले हम बनाएंगे सेल रिएक्शन। तो पहले बनाएंगे हम हाफ सेल रिएक्शन। तो हम पहले आएंगे एनोड पर। मैंने आपको बताया लेफ्ट पर एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन OA CR OA OA, मतलब ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, इस पे ध्यान रखिए। तो अभी क्या होगा कि जिंक से बनेगा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर हम आ गए ऐड कैथोड पर, तो इस पे हमारा रिडक्शन होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, Zn+Cu2+ = Zn2+ Cu। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा सेल रिएक्शन आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2। यहाँ पर कितने निकल रहे हैं? 2। ये कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ 3 होते इलेक्ट्रॉन। हमको N की वैल्यू पहले समझनी है कि N की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको N की वैल्यू निकालनी है तो जो 2 इक्वेशंस बनी हुई हैं उसमें हम देखेंगे कि N की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर 2 हमने देखी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन ड्यूरिंग रेडॉक्स स्टेज। अब ये 2 नंबर तो सेम है, इसलिए हमारे लिए N की वैल्यू क्या हो गई भैया? फिक्स हो गई 2। लेकिन मान लो कि यहाँ पर N की वैल्यू दोनों में सेम नहीं होती। थोड़ी देर के लिए इसको जरा गलत लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। अब अगर ये 2 होता और ये 3 होता तो हमको एक कॉमन फिगर बनाना पड़ता, और इनको कॉमन फिगर बनाने मिनिमम जो छोटे से छोटा जो कॉमन फिगर बने, तो हम क्या करते कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से करते, 6 हो जाता। तो उस केस में ये 6 हो जाता। तो जब मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर N की वैल्यू 2 है, यहाँ पर N की वैल्यू 2 है। चूँकि हमें कॉमन वैल्यू मिल रही है इसलिए N की वैल्यू 2 है। N की वैल्यू हमारी फाइनल हो गई। अब हम QR निकालेंगे। QR जो होता है वो होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारा हो गया Zn2+ × Cu अपॉन CZn, और ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो पावर में चला जाएगा। याद करिए जैसे आप लोग Kp Kc निकालते थे, Kc, उसी तरीके से ये रिएक्शन कोशिएंट आएगा। अब जो इसमें मेटल होता है, मेटल जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, 1 मान लिया जाता है। तो ये 1 हो गया, तो हमारा QR की वैल्यू क्या हो गई? Zn2+ अपॉन Cu2+। ये हमारा QR निकल आया। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया 0.01 और यहाँ पर दे दिया 0.001 m। ये आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है। जैसे जिंक की वैल्यू है, मैंने लिख दिया 0.01 m हो गई मोलैरिटी की फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई 0.001 m। इसको सॉल्व कर लेंगे, QR की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू मिल गई, E की वैल्यू हमको निकालनी है, E0 की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम आराम से E की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारा खेल
और ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी नंस्ट इक्वेशन पर बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़े। एक हम लोग फेज को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दो फॉर्मूले में और आपको इसमें बता दे रहा हूँ, तो उससे आपका ये नंस्ट का सारा खेल और डेनियल का सारा खेल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में बताऊंगा आपको कंडक्टेंसेस के बारे में, सेकंड फेज में पहुंचूंगा चैप्टर के। तो मैं सीधे सीधे आपको फॉर्मूले के थ्रू समझा देता हूँ, हेडिंग वेडिंग क्या बनाना। देखिए, एक आपका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एन एफ ई। ठीक है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक आपका फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो जैसे ये फॉर्मूला है, तो जो डेल्टा जी नॉट है, नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट। एन अभी आपको मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। एफ अभी आपको बताया फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। ई नॉट बताया आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर भी नॉट नहीं लगाएंगे, है ना। और एक हमारा ये फॉर्मूला हुआ डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इसको अगर हम आगे लेके चलें, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, इसको अगर हमें कॉमन लॉग में बदलना है तो क्या करेंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग के बेस 10। ये हमारा के जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक मैं छोटा सा आपको यहाँ पर एक डेरिवेशन और बता दे रहा हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू आर। हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर चले गए। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि E की वैल्यू 0 होगी। इक्विलिब्रियम जब कभी भी सेल के लिए होता है तो सेल में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, सेल का जो ईएमएफ होता है वो 0 हो जाता है। E की वैल्यू 0 होगी, ई नॉट नहीं 0 होगा, ये फिक्स वैल्यू होती, E की वैल्यू 0 होती। ई नॉट की वैल्यू 0 सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होती है। बाकी E की वैल्यू जिस समय किसी सेल की 0 होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल जब 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। इसके अलावा जो ये QR है, QR को क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। तो जो QR की वैल्यू वो KC के इक्वल हो जाती है। इस फॉर्मूले में यहाँ 0 रख दो, E नॉट 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। इसको हम सॉल्व कर लें तो E नॉट बराबर 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। के मैं आपको बता ही चुका हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अगर मान लीजिए इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालेंगे तो थोड़ा इसकी सिंपल फॉर्म आ जाएगी, 059 अपॉन n लॉग के। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट, एन मालूम है, एफ मालूम है, ई नॉट मालूम है। डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई और डेल्टा जी के ये 2 3 4 फॉर्मूले और भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा ये फर्स्ट फेज है वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड जो फेज होगा वो कंडक्टेंसेस पर बेस्ड होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो देखिए डेनियल सेल हो गया। अब डेनियल सेल के बाद हम लोग जो आगे बढ़ना है वो हमें कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। आखिरकार चार्ज का फ्लो कैसे होता है, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है,
आखिरकार चीज़ों में जो बिजली होती है, बत्ती होती है, लाइट होती है, उसका क्या ज़रिया होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल के ज़रिए होता है। चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज जो होता है वो हमारा फ्लो होता है या तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और या फिर आयंस की फॉर्म में। जहाँ तक हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनके लिए बड़ा सीधा सीधा सिंपल है, उसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जब हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं और वो जो केमिस्ट्री का मेन पार्ट होता है, तो वहाँ पर आयंस मूव करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसके लिए पहले हम ये आपको बेसिक टर्म्स लिखते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड equivalent conductivity. So this is sextet. ये 6 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, और ये एक तरह से ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्टिकल इन फ्लो ऑफ करंट, और इसके लिए हम ये ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, V = IR, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। और यहाँ पर R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और R का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, OHM लिख सकते हैं या फिर ऐसा करके बना सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है और उसके अंदर पूरा नेटवर्क होता है जिसमें कि पॉजिटिव कोर होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को बढ़ना होता है, तो ये इजी नहीं होता है चार्ज की वजह से, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है, G = 1/R। ये है करंट के फ्लो में आने वाली अड़चन, बाधा, दिक्कत, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, रुकावट। और ये है करंट के फ्लो में आसानी, ईज इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, जैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमारा रास्ता रोकती है। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें होंगी जो आपका रास्ता रोक रही होंगी, जैसे एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ करना, मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के अंदर उन चीज़ों के चक्करों में पड़ जाना जिसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारा रेजिस्टेंस हो गया। कंडक्टेंस, अच्छे काम करना, अपनी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई को लेके आगे बढ़ना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, और मेरे जैसे सच्चे ईमानदार टीचर के कांटेक्ट में रहना, जो उनको पढ़ाई के साथ साथ उनके ज़िंदगी में भी उसको आगे बढ़ने की चीज़ को सिखा सकता है। तो कंडक्टेंस हो गया ईज इन फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ डिनोटेड बाय G, और इसका जो यूनिट है, क्योंकि ये 1/R है, इसलिए ये हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे लिखें ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर हम इसको लिखें MHO मो, या फिर हम इसको लिखें ओम इनवर्स, और सबसे अच्छा होता है इसको हम साइमेंस लिखते हैं, डिनोटेड बाय S। तो सबसे ज़्यादा इसका S सिंबल यूज़ होता है। अब रेजिस्टिविटी की बात करें, जिसका पुराना नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ρ। देखिए, ऐसा है कि R जो होता है के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में ये देखा गया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों के साथ जब मिला दिया तो ये टर्म बन गया।
तो R इक्वल टू हो गया रो L अपॉन A, तो रो इक्वल टू हो गया L R A अपॉन L। ये देखिए आपका फॉर्मूला बना। और जैसे डेफिनेशन आप फिजिक्स में करते हो वैसे ही आप इसकी डेफिनेशन कर लो। L को कर लो 1 मीटर या सेंटीमीटर, A को कर लो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने कर लिया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इधर पहले अलग से। रो इक्वल टू है R A अपॉन L। तो अगर हमने L को रखा 1 सेंटीमीटर और A को रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो रो इक्वल टू हो गया R। आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। आपने बोला रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसका अगर मैं यूनिट बनाऊं तो देखिए रो है, ये रो है, अभी R है, R का तो हो गया तुम्हारा ओम, ठीक है ना, ओम, और इसका हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको सेंटीमीटर में टर्म्स मिलेंगे क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। आप मीटर में भी ले सकते हो लेकिन ज़्यादातर आपको सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ओम सेंटीमीटर, यहाँ पे हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बचा, तो इसका यूनिट क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन आप बड़े आराम से बना सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ नेसेसरी वीडियो बड़ा हो, आप पूरा पढ़ के, आपके पास कुछ बुक्स भी होती हैं, आप थोड़ी बहुत डेफिनेशन उससे भी याद कर सकते हो। अब ये कंडक्टिविटी हुई, जो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं के, इसको पढ़ते हैं कप्पा। तो ये क्या होता है, ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो है तो ये हो जाएगा L अपॉन आर ए। और इसको भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम सीमेंस लिख सकते हैं, तो ये S सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। इसको भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेसिप्रोकल 1 अपॉन आर, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये GL अपॉन A बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन आर जो होता है वो G होता है, कंडक्टेंस होता है। ये कंडक्टिविटी हो गया। मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा m से। इट इज टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ अ सॉल्यूशन having 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो कंडक्टिंग पावर होती है, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला 1000 कप्पा अपॉन m होता है। कप्पा आपको पता है कंडक्टिविटी है, और m जो होता है वो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन होता है। इसका यूनिट हम काफ़ी टेढ़ा होता है, मैं समझाता हूँ। कप्पा की यूनिट आपने देखा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का कोई यूनिट नहीं होता, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। अब ये अपॉन में मोलैरिटी है, मोलैरिटी जो होती है वो होती है वैसे मोल पर लीटर, लेकिन अब लीटर से काम यहाँ चलेगा नहीं, तो इसको हम सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिख लें। तो इसको हमने लिखा मोल सेंटीमीटर -3। अब ये सेंटीमीटर -3 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सीमेन, ये सेंटीमीटर -3 ऊपर जाएगा तो ये +3 बन जाएगा, और +3 - 1 सॉल्व होके
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इन्वर्स हो जाएगा। ये इसका यूनिट है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये लैम्डा EQ है। अब ये टर्म धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ नॉर्मेलिटी। वैसे ये मोलर कंडक्टिविटी की तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है, बस जहाँ पर 1 मोल होता है उसकी जगह 1 मोल की जगह आ जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूले में सिर्फ चेंज होता है। तो ये हमारे कुल मिला के ये जो 6 टर्म हैं ये बड़े ख़ास हैं हमारे लिए। इनको ध्यान से आप समझिए और इसका तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेज़रमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर वायर की बात करेंगे तो वो फिज़िक्स में हमारा टर्म चल जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में बेसिकली वी हैव टू डील विथ सॉल्यूशंस। तो अगर हमें सॉल्यूशन से डील करना है तो हमको मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि हम ये कंडक्टिविटी को कैसे निकालते हैं। जैसे आयनिक सॉल्यूशन है NaCl का है, तो हमको पता है कि उसके अंदर Na+ और Cl- आयन्स होंगे, ये माइग्रेट करेंगे और इसी की वजह से करंट का फ्लो होगा। या मान लीजिए हमारे पास K2SO4 है, तो इनमें भी आयन में ब्रेक होगा, तो हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड हमको निकालना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल इस तरह का आप मान के चलिए कि बना हुआ होता है, और इसमें ये जैसे ये प्लेटिनम के वायर पड़े हुए हैं, ये प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है, इस तरीके का होता है, और इसके अंदर ये ऐसे वायर लगे होते हैं, और यहाँ पर बीच वाले हिस्से में हम लोग यहाँ पर उस सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। ये कंडक्टिविटी सेल होता है। इसको हम सर्किट में जहाँ भी होता है वहाँ पर प्लस और माइनस बना के इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये कंडक्टिविटी सेल होता है। हर एक सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है, G* इक्वल टू होता है L/A। L होता है लेंथ और A होता है एरिया। दोस्तों भूलिएगा नहीं, जो सरल है वही सत्य है और वही शिव है और वही सुंदर है। सरल लगनी चाहिए चीज़ें आपको, कठिन के चक्कर मत पड़िए। तो ये G* L/A हो गया हमारा। कोई पूछे डेफिनेशन तो इट इज़ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच एंड एवरी सेल। हर एक सेल में एक ऐसे स्टिकर चिपका दिया जाता है, स्टिकर दिया जाता है जिस पे लिखा होता है उसका सेल कांस्टेंट। एक बार हमने इसके अंदर किसी सोल्यूशन का कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली तो दोबारा हम फिर उसको निकाल सकते हैं, दूसरे किसी के लिए निकाल सकते हैं। यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हो, आप फिज़िक्स में इस चीज़ को पढ़ते हो, इस तरीके से करके और ऐसे करके होता है, और यहाँ पर ये आप फिज़िक्स में आपका एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में होता है, ठीक है ना। ये ऐसे करके होता है और इसको ये देखिए आप, ये होता है और फिर ये करके ऐसे लगा दिया जाता है। तो इसमें ये हमारा सर्किट इस तरीके का है, ये हमने एक लगा दिया, R1 कर दिया, ये हमारा सेल है कंडक्टिविटी और इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका R3 है और इसका R4 है। इस तरीके से हम एक सर्किट बनाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और हम नल पॉइंट की सिचुएशन को ढूंढते हैं। आप फिज़िक्स में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो नल पॉइंट की हम सिचुएशन जानते हैं। R1 जो होता है, R1 होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। R2 हमारा सेल है, वही कंडक्टिविटी सेल है, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और R3 और R4 ये हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके मुताबिक R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R1/R2 इक्वल टू
R3/R4 और इससे हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 इक्वल टू होगा R1/R4/R3। ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको वेरी करते हैं ताकि नल पॉइंट हम निकाल सकें। और ये R3 और R4 जो होते हैं वो नॉन रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू हमको पता है। और ये हमारा वो कंडक्टिविटी सेल है जो यहाँ सर्किट में जोड़ा गया है। तो इसकी मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू, उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो G बराबर होता है 1/R, और रेजिस्टेंस से सब कुछ निकल आता है। रेजिस्टेंस की मदद से हम बाकी सब चीज़ें और चीज़ें कंडक्टिविटी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो अब वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी मिलाना, उसको पतला करना, उसके कंसंट्रेशन को कम करना। तो जब हम पानी मिलाते जाएंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा कप्पा की वैल्यू पर और लैम्डा एम की वैल्यू पर। तो देखिए कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, और इसको हम उसकी डेफिनेशन के बेसिस पर क्लियर कर सकते हैं। जबकि जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। देखिए रीजनिंग जब पूरा फुल चैप्टर होता है तो छोटी छोटी रीजनिंग की बातें डिस्कस नहीं होती, वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा। आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन और लैम्डा एम इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। उसके बाद लैम्डा एम की जो वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश की गई, तो एक डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ये एक इक्वेशन सामने है। इसमें जो लैम्डा एम है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन डाइल्यूशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के लिए ये वैल्यू है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन जो लैम्डा एम नॉट है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। देखिए एक बात मैंने बताई कि जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसकी कंडक्टिविटी यानी करंट की फ्लो होने की जो एबिलिटी है मोलर के हिसाब से, हमारा केमिस्ट्री का मेन टर्म यही है लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगी। तो वो हमारी सिचुएशन होती है, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। उसके ऊपर फिर वैल्यू नहीं जा सकती है, उसको लैम्डा एम नॉट बोलती है। तो ये लैम्डा एम नॉट है, और जो सी है वो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, इनफैक्ट मोलर कंसंट्रेशन है, और ए जो है हमारा एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए उस इक्वेशन एक को मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया मैंने, और इसको कंपेयर कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो x एक्सेस पर हमें अंडर रूट सी मिला, x एक्सेस पर हमको अंडर रूट सी मिला, x एक्सेस पर देखिए अंडर रूट सी, और y एक्सेस पर लैम्डा एम मिला, ये लैम्डा एम मिला। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, और जो c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू आ रही है वो लैम्डा एम नॉट आ रही है। c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। अब इससे होकर जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो कहानी देखिए कुछ इस तरीके की उनको मिली। ऐसे कर्व मिला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ऐसे कर्व मिला, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे
के लिए कर्व ऐसे मिला। ये वाला जो कर्व है ये वीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग के लिए कर्व ऐसे मिला और यहाँ पर जाके कट किया। अगर यहाँ पे जाके कट किया तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये हमारी लैम्डा एम नॉट है। जिसका भी हमने कर्व बनाया √c और लैम्डा एम के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद वाई एक्सेस को वो कहीं पर कट करेगी। जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी लैम्डा एम नॉट, वही होगा लैम्डा एम नॉट हमको निकालना था, क्योंकि c की वैल्यू लैम्डा एम नॉट के बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने निकाल लिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे सामने प्रॉब्लम थी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व ऐसे जाके करीब करीब पैरेलल हो गया, तो ये वाई एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगा। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ये डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन की मदद से बनाए गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग की हम ज़रूर निकाल सकते हैं वैल्यू। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं और वीक की नहीं निकाल सकते हैं, तो वीक के लिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। क्या करते हैं वीक के लिए? पहले मैं आपको ज़रा एक फॉर्मूला और बता दूं कि देखिए, एक जो फॉर्मूला हमारा है अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू वही व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकालेंगे। ये लैम्डा एम नॉट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से ग्राफ बना के निकालेंगे। और अगर वीक होगा तो उसके लिए फिर कोलरॉश लॉ लगाएंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक फार्मूला k इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा भी लगाते हैं, और k जो होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और c जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है। और ये इक्वेशन है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारे लिए ज़रूरी है अल्फ़ा की वैल्यू समझना, k की वैल्यू समझना, ग्राफिकली समझना, इसको डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन का इस्तेमाल करना। तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो काम बिल्कुल बन गया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर प्रॉब्लम रही। वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करी एक महान साइंटिस्ट ने, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, क्योंकि एक रास्ता रुक गया था और उस रास्ते को उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद करी, और उनका नाम था कोलरॉश या कोलरक। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। उन्होंने बोला फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन molar conductivity is sum of their ionic conductivities। मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म यूज़ किया जा रहा है वो पूरे कंपाउंड के लिए किया जा रहा है, और जो आयनिक कंडक्टिविटी यूज़ किया जा रहा है वो उनके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी भी मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों है मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन आयंस के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम आयनिक कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने NaCl है, आपने इसको आयन में तोड़ा, आपने कहा कि कोलरॉश लॉ लगाइए, तो कोलरॉश लॉ ये लगेगा लैम्डा नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस
प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। ये मोलर कंडक्टिविटी NaCl की है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। देखिए जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला जो टर्म होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं और कहीं कहीं पर उसको ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों टर्म लिखे जाते हैं। ये जो इन्फिनिटी लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है डाइल्यूशन को, और जो ज़ीरो है ये कंसंट्रेशन को। NCERT के मुताबिक ये टर्म वो लोग यूज़ करते हैं नॉट वाला, तो इसलिए नॉट वाला हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका कोलरॉश लॉ लग गया। अब इसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर होता AlCl3, तो ये Al3 प्लस 3Cl माइनस होता, आयन में तोड़ लिया। अब इसमें लगा दिया कोलरॉश लॉ, तो लेमडा नॉट AlCl3 एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, तो ये हुआ लेमडा। देखिए लेमडा ये आप जानते हो ये स्मॉल लेमडा होता है, और ये जो होता है ये कैपिटल लेमडा होता है। स्मॉल लेमडा और कैपिटल लेमडा, कैपिटल लेमडा यूज़ किया जाता है पूरे कंपाउंड के लिए, और स्मॉल लेमडा आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जाएगा लेमडा नॉट Al3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। ऐसे आप कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। अक्सर 3 नंबर का 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड आता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, छोटी छोटी चीज़ें तो मैं अलग से आपको डिस्कस करूँगा फुल वीडियो बना के, लेकिन एक बार पूरे चैप्टर की मैं समरी देना चाहता हूँ। तो ये हमारा कोलरॉश लॉ हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस की। ज़्यादा देखिए डिस्कशन में आपका इलेक्ट्रोलिसिस है नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन आपने भर लिया। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये आपका एक बर्तन है, इसके अंदर मान लीजिए कि NaCl एक्वस है। यहाँ पर 2 प्लेटें लगा दी, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करके हमने लगा दी। तो अभी क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो जो Cl माइनस आयन होगा, Cl माइनस आयन वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ये थोड़ी सा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आए। और Na प्लस जो होगा, Na प्लस वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये इस तरीके का माइग्रेशन होता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और हमको लॉ ऑफ फैराडेज लॉ पढ़नी है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। टाइम नहीं बच रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q है। और जो दूसरा लॉ है वो W प्रोपोर्शनल टू E है। W वेट है, जैसे कोई सेल होता है तो उस पर कोई वेट जाके, जैसे Na प्लस यहाँ पर इस प्लेट पे आके डिपॉजिट होता है, तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W बराबर W प्रोपोर्शनल टू Q IT के इक्वल होता है, W बराबर ZIT होता है। ठीक है, W जो है ग्राम हो गया, Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और Z बराबर होता है E/F। बड़ा सरल है, E/F। Fe जो होता है वो इक्विवेलेंट मास होता है, और जो F होता है वो वही फैराडे कांस्टेंट 96500 होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हो गया। और I आपको पता है करंट है, T टाइम है, Q चार्ज है। ये फर्स्ट लॉ है। ये बताता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सेकेंड पॉइंट बताता है कि अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट हुए हैं सीरीज में, तो जो वेट डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है फॉर 2 और more cells on connected in series, तो
इसके जब साथ हम चलेंगे तो ये W/E प्रोपोर्शनल टू 1 होता है, और ये तुम्हारा W/E इक्वल टू K होता है, मतलब कांस्टेंट को इक्वल लगाओगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 का होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसको लेके चलें तो इसका मतलब है W1/E1 इक्वल टू W2/E2 इक्वल टू W3/E3 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लिसिस का मतलब टूटना। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम करंट फ्लो करेंगे तो आयंस मूव करने लगते हैं, और इनमें जो कन्वेंशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, डेनियल सेल का जस्ट अपोजिट होता है। इस पे हालांकि क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, और ये मेरे वीडियो का मकसद एकेडमिक लेवल पे मजबूत करने का है। ये हमारा हो गया पहला लॉ, ये हो गया दूसरा लॉ, ये इक्विवेलेंट मासेस होते हैं और ये वेट होते हैं। तो ये लॉज आपके हो गए। अब देखिए लॉज के बाद जो चीज़ें आपकी बचती हैं इसमें, उसमें ज़्यादातर मैं बताता हूँ आपको, वो लर्निंग से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपकी अगली चीज़ आपको पढ़नी होगी बैटरीज, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा बुक आप खोलिएगा। बैटरीज में 4-5 जो बैटरी आपके कोर्स में है, उसमें जैसे आप कैथोड किसका बना है वो याद कर लीजिए, एनोड किसका बना है वो याद कर लीजिए, सेल रिएक्शन क्या है वो याद करना है सभी, और उसका यूज़ क्या है वो याद कर लीजिए। ये आपको बैटरी में कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एक चीज़ इसमें कोरोजन, अच्छा एक और है फ्यूल सेल आप पढ़ लेना, उसमें भी कैथोड क्या है, एनोड क्या है, सेल रिएक्शन क्या और यूज़ क्या है। और उसके बाद आपका जो एक चीज़ इसमें और होती है कोरोजन, जंग लगना, मेटल होते हैं रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो वो होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी सेल्स बनते हैं, और उसके प्रोसीजर में भी हमें कैथोड, एनोड, सेल रिएक्शन और यूजेस को करना है। तब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे आखिरी में इसको थोड़ा सा मैंने एक तरह से छोड़ा नहीं है, तरीके मैंने आपको बताए हैं। बुक खोलिए और इसको सिर्फ याद कर लीजिए, लर्न करना है। मैं भी आपको वही लर्न की हुई चीज़ बताऊंगा आपको, और कभी अलग से तो इन पे वीडियो बनाऊंगा, बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक पर। अच्छा अब आप लोग जो है सब्सक्राइब तो करिए, कम से कम सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इतना इसको पढ़िए, फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।